भजनलाल शर्मा बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। इसके अलावा मंत्री सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, महंत बालकनाथ भी बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसी के मद्देनजर की विधायकों की बीजेपी की टीम की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर मंथन के लिए, चर्चा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से अपनी बातों को रखा जाएगा। आपको बता दें कि आज साफ तौर पर इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी हुई, सर्वदलीय मीटिंग को लेकर भी चर्चा हुई और वहीं यह खास बैठक, ये मीटिंग जिसमें बीजेपी ऑफिस में तमाम बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं। कल होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरह से विपक्ष का मुकाबला करना है, सरकार के कामकाज को, सरकार के पक्ष को सड़क से लेकर सदन के अंदर कैसे जवाब देना है, इन तमाम मसलों पर गहन चर्चा इस बैठक में की जाएगी। बाबूलाल धायल हमारे जयपुर से संवाददाता, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तो बाबूलाल, साफ तौर पर आज की ये बैठक, आज की ये मीटिंग कल होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कैसे रणनीति तैयार की जाए, कांग्रेस की जो तैयारी है, जो हमले हैं उनसे कैसे और फिर से काउंटर अटैक किया जाए, उसी को लेकर है। सभी विधायक 115 पहुंच गए। कार्य के चलते नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन बैठक में जो विधायक पहुंचे उनके चेहरे पर आज मुस्कान नजर आ रही, क्योंकि मंत्रिमंडल आज ये पहली जो है विधायक दल की बैठक है और पहली कैबिनेट की बैठक भी आज ही हुई। तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के मकसद से आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अपोजिशन की ओर से भी कि तारीखों पे तारीख जाती है, तब कहीं जाकर बीजेपी में फैसले होते हैं और दिल्ली से जो है जो पर्ची आती है उसके आधार पर बीजेपी फैसले करती है। लेकिन अब बीजेपी काम कर, क्योंकि कल जो है सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, तो किस तरह से आक्रामक विपक्ष का करारा जवाब देना सत्ता पक्ष को, तो उस पर चर्चा इस वक्त हो रही है। मुख्य सचेतक जो हैं जोगेश्वर गर्ग वो भी इसमें हैं, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक का हिस्सा हैं और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही गया, लेकिन फिलहाल उनके से कोई आया नहीं है, इसलिए वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आज जिस तरह के फैसले लिए गए, इससे बीजेपी के विधायकों में एक जोश का संचार हुआ है और उन्हें लगता है कि वो किसी भी सूरत में कम नहीं है। तो विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए उनके पास में बोलने के लिए सब चीजें हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं आएंगे, फ्रंट फुट पर खेलेंगे और किसी भी तरह से हावी नहीं होने देंगे अपोजिशन को। अपोजिशन की अपनी तैयारियां हैं, क्योंकि कल जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा तो सरकार अपना विजन पेश करेगी एक तरह से, और उसमें राजस्थान की तरक्की के लिए किस तरह का रोड मैप है उसकी झलक दिखाई पड़ेगी। तो उस दौरान शांति बनी रहे और सब लोग सुकून के साथ में राज्यपाल को सुने। तो उस दौरान अगर कहीं डिस्टर्बेंस की नौबत आती है तो किस तरह से जो है सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो अपोज करें, विरोध करें, तो वो चीजें भी, उन पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन जिस तरह के आज कैबिनेट में फैसले हुए हैं उनको लेकर के अब बीजेपी के विधायकों को लगता है कि सरकार बिल्कुल काम की गति जो है अब पकड़ेगी और किसी भी तरह से पीछे अब मुड़ने का वक्त नहीं रह गया है। तो तमाम जो मंत्री हैं बाबूलाल, उनके चेहरों पर भी मुस्कान थी और उनको लग रहा था कि जी, तो एक तरह से जब 6 महीने का रिव्यू के लिए ऐलान कर दिया है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल का जो आखिरी दौर था, आखिर के जो 6 महीने थे, उनमें जो फैसले लिए गए हैं तो उनका अब रिव्यू किया जाएगा। एक कमेटी बनाई जाएगी जो 3 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी मुख्यमंत्री भजनलाल को, और उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर जो है अपोजिशन अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराएगा और इस पर हो सकता है कि शोर शराबे की और हंगामे की नौबत भी आए विधानसभा में सत्र के दौरान। इसके अलावा बहुत सारी जो चीजें हैं, डीआरआई और मीसा बंदियों को वजीफे का ऐलान कर दिया है, उनकी जो रुकी हुई पेंशन है वो बहाल कर दी गई है, तो उस पर भी जरूर सदन के अंदर हंगामा बरपेगा। तो उसको लेकर के भी काफी कुछ जो चीजें हैं वो तैयारी
करनी पड़ेगी। तो उसी पर आज इस वक्त चर्चा हो रही है और आरएस मेंस का बड़ा मुद्दा था, युवाओं में खासी नाराजगी। मैं उसी पर आ रहा था, आप अपने जवाब को विस्तार दीजिएगा, लेकिन पहले एक सवाल, चूंकि आपत्ति की बात की, एक आपत्ति आरएलपी से एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी कल उठाई। उन्होंने कहा कि ना तो हम सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे और आरपीएससी भंग करने को लेकर हम सदन में अपनी मांगों को रखेंगे, लेकिन क्या कहा जाए कि उनके हमलों की धार कुंद आज कर दी गई है एक तीर से दो निशाने चलाते हुए। आपने बेरोजगारों को और आरपीएससी अभ्यर्थियों को संदेश दे दिया कि सरकार आपके साथ है, आपकी बात मानेगी, और दूसरी तरफ एक्सक्लूसिव बातचीत अब जब किरोड़ी लाल मीणा से धरना स्थल पर लवली वधवा हमारे संवाददाता ने की और सवाल पूछा था कि भाई आरपीएससी भंग करने की मांग हो रही है, तो उन्होंने कह दिया कि ये तो संविधान में है ही नहीं, भंग हम कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकते। आरपीएससी के एक सदस्य बाबूलाल कटारा का मामला तो सबके सामने है। उनको अभी तक जो है हटाने में बहुत जोर आता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में जाती है सारी चीजें, वो जब दस्तखत करते हैं तब जाकर कहीं आरपीएससी का जो सदस्य होता है वो बर्खास्त होता है, तो बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं को बनाने में बहुत वक्त लगता है और उनकी जो मर्यादा होती है, गरिमा होती है, और उनके लिए जो बहुत सारे कानून पास करके ऐसी संस्थाएं खड़ी करी जाती है, तो बहुत आसान नहीं होता कहने में। वो तो सचिन पायलट ने भी ऐसे इश्यू उठाए थे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक खेल दिया साथ में। तो युवाओं, जी बिल्कुल, क्योंकि उनको पता था, बीजेपी को पता था कि कल जो है सदन में हंगामा बरप सकता है, और क्योंकि बीजेपी के ही विधायक आज जो हैं कल अपोजिशन में थे, विपक्ष में थे, तब यही जाकर के और इन अभ्यर्थियों के बीच में अपनी बात को रख रहे थे, वादे कर रहे थे। तो सरकार बैकफुट पर तो आ रही थी, लेकिन डिसीजन लेने में देरी थोड़ी हुई है। लेकिन अभ्यर्थियों को लगता है कि पर्याप्त समय उनको दे दिया गया है, और अब जो है वो सरकार को आज ही जो है थैंक यू बोल करके जयपुर से निकले, जो यहाँ पर रहते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनको मुकम्मल वक्त मिल जाएगा, अच्छा वक्त मिल जाएगा, और वो ठीक से अपनी तैयारी कर पाएंगे। हमारे साथ में इस वक्त महाराज जी थोड़े से लेट हो गए, कल की क्या तैयारी है साहब? अच्छी तैयारी है, बताएंगे। तो ये थे पोखरण के विधायक जो बहुत देरी से पहुंचे हैं, और जी इनसे जो है हाँ प्रतापपुरी देरी से पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं और विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो हो सकता है इतनी दूर से आने में उनको देरी हुई होगी। इसके साथ ही जो डीआरआई और मिसाबंदी है, ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि 1975 में जो लोग जेल गए, जब भी बीजेपी की सरकारें आती हैं, इनको पेंशन दी जाती है, और जैसे कांग्रेस सरकार आती है बंद कर दी जाती है। तो अब जो है इनको स्थायी रूप से आजीवन, जब तक ये लोग जिएंगे तब तक इनको पेंशन मिले, और इनको चिकित्सा जो सेवाएं हैं वो इनको मिलती रहे। इसे देखते हुए विधानसभा में बिल लाने की भी तैयारी है, और इसके लिए आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि हम लोग स्थायी तौर पर इन लोगों के साथ में इनको यानी कि फायदा देने की कोशिश करेंगे, ताकि हर 5वें साल में ये जो कानून को रद्द कर देते हैं या पेंशन रोक देते हैं, ये वाली जो परिपाटी, ये परंपरा आई, इसको इस पर विराम लगना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच में जो रिव्यू होगा उस पर तो हंगामा जरूर बरपेगा, जब सरकार, पुरानी सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए जाएंगे, और उसी के आधार पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी कि इतनी अनियमितताएं हुई, इतनी गड़बड़ियां की गई, और इस तरह से सरकार को चपत लगाई गई, सरकार को इतना घाटा पहुंचाया गया। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो रिश्ते हैं विधानसभा में कोई सामान्य नहीं रहने वाले हैं। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है किस तरह से सरकार अपना विजन पेश करने वाली है, और आज की जो बैठक है इस वक्त बीजेपी के विधायक दल की, उसमें क्या बातें होती हैं उस पर भी निगाहें सबकी टिकी। नजर बनाकर रखें पूरी तरह से। और जैसा बदली हुई बीजेपी में, ना तो बैठक होने से पहले और ना ही बैठक होने के बाद खुलकर कुछ कहा जाता है, वैसे हमें भरोसा है आप पर कि आप अंदर होने वाली तमाम बातों को निकालकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बाबूलाल दहल, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही साथ कुछ बयान, प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं, चूंकि कल का दिन अहम है और कल की तैयारी को लेकर आज ये बड़ी बैठक हो रही है। हमारे संवाददाता सहयोगी बाबूलाल दहल लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपडेट जो आएगी वो आपको बताएंगे, लेकिन जो बयान सामने है वो बताते हैं, आपको दिखाते हैं। विपक्ष जितना हमलावर होगा उतने ही जोश से हम सरकार की योजनाओं का जवाब हाउस में देंगे। हमलावर होना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव हमला करेंगे
तो जनता का भला नहीं हो। आज बीजेपी मुख्यालय में फिर नारे लगे बार राजस्थान का एक लाल किरोड़ी अरे तो लगाते रहते हैं बच्चे। चेंज भी किया 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। मैं उनको चुप करके आया हूँ। थोड़ा सा नीचे कर लो यार। आपने इन बच्चों की बात उठाई थी और सरकार तक पहुंचाई और आज इनके हक में फैसला भी हुआ, इसलिए कि इनमें 30-35% छात्र इतने थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, वो अपनी तैयारी नहीं कर पाए थे। तो इनकी समस्या को मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल के साथियों ने वाजिब समझा, तो अब जून जुलाई में जाकर परीक्षा कंडक्ट कराएगी आरपीएससी। साथ में हमने ये भी कर दिया कि रोज रोज मांग नहीं उठे पोस्टपोन परीक्षा पोस्टपोन कराने की, इसलिए आरपीएससी वैसे ही कैलेंडर जारी करे जैसे यूपीएससी करती है, ये आरपीएससी को कहा जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि जैसे पिछले सदन में इन्होंने परिपाटी डाली थी, कई हंगामे हुए, हम चाहते हैं सदन चले, लेकिन कुछ ऐसा अगर होगा तो हम हंगामा करेंगे। हंगामा करने से कोई हल नहीं निकलेगा, बात तथ्यात्मक रखी जाए, सरकार सुनेगी और उनका जो भी उनके मुद्दे हैं उनका जवाब देगी। सरकार जो है इनसे आक्रामक होने से डरने वाली नहीं है, हम भी कम आक्रामक नहीं है। और इससे पहले प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें आरएएस मेंस परीक्षा को स्थगित करना, मीसा बंदियों को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन देना, सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेने के नियम को खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। इस रिपोर्ट में देखते हैं। सरकार गठन के करीब 1 महीने बाद भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। लंबे वक्त से आरएएस मेंस एग्जाम की डेट बढ़ाने की मांग हो रही थी, जिसे सरकार ने मान लिया। आरएएस मेंस एग्जाम की बढ़ाई गई तारीख, आरपीएससी जारी करेगा एग्जाम की नई तारीख। आरएएस की परीक्षा आगे खिसकाने का निर्णय सरकार ने लिया है, किंतु साथ में यह भी तय किया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। उस दृष्टि से निर्णय ये भी किया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। कैबिनेट बैठक में जिन अहम फैसलों पर चर्चा हुई, उनमें गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए फैसलों की जांच का मसला भी शामिल था। गहलोत सरकार के फैसलों की होगी जांच, जांच के लिए बनाई जाएगी समिति, 3 महीने के अंदर पूरी की जाएगी समीक्षा, सीएम को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी और उसकी समीक्षा 3 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत की भी प्रतिमा सरकारी धन से लगा दी गई, शांति धारीवाल की लगा दी गई। शांति धारीवाल जी नहीं, आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया की भी लगा दी और धारीवाल जी के राजनीतिक सलाहकार आरडी मीणा की भी लगा दी। तो ये जो नॉन बीएसआर रेट पे काम किए सरकार ने 5 साल भी जहां जानी, उनकी जांच की जाएगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 बहाल, मीसा बंदियों को फिर से मिलेगी पेंशन, 20,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगी पेंशन, 4,000 रुपए मिलेगी चिकित्सा सुविधा। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 उसको बहाल कर दिया गया है और इससे आपातकाल के अंदर जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी। 20,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन और 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराना इसके अंदर शामिल है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जो पीने के पानी की बड़ी समस्या है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार
प्रबल कदम उठा रही है। पहली कैबिनेट बैठक में अन्नपूर्णा रसोई गैस योजना में भी बदलाव किया गया। साथ ही महिलाओं को 1 जनवरी से 450 रुपए में दिए जा रहे गैस सिलेंडर पर भी चर्चा हुई। 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की जो घोषणा हुई थी, उसकी पालना 1 जनवरी से लागू हो गई है। इसके अंदर तकरीबन 70 लाख, राजस्थान के अंदर 70 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए परिवार हैं। प्रत्येक परिवार को 1 माह में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024 से उसमें परिवर्तन करा गया है और जहां पहले 450 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में जो अहम फैसले लिए गए, उनमें संगठित अपराधों में शामिल लोगों की संपत्तियां जब्त करने का फैसला था। सीबीआई को अब अनुसंधान के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब ये नियम बना दिया गया है कि जो इस तरह की संगठित अपराधों के अंदर शामिल होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कहां है, उसका पूरा ब्यौरा भी साथ में होगा, ताकि इलीगल प्रॉपर्टीज को तुरंत जब्त कर दिया जाए या उसको ढहा दिया जाए। बहरहाल सरकार के फैसलों से साफ है कि प्रदेश में जनता के हक में जहां सरकार काम करेगी, वहीं अपराध करने वालों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में आरएएस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया, जिसके बाद धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का धरना खत्म करा दिया गया। खुद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचकर धरना स्थल पर धरने को खत्म कराया। कैबिनेट में आरएएस परीक्षा की डेट पर फैसला। आरएएस मेंस परीक्षा की अब बढ़ेगी डेट। राजस्थान यूनिवर्सिटी में चल रहा धरना खत्म। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खत्म कराया धरना। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आरएएस मेंस परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। मेंस परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। भजनलाल कैबिनेट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों में काफी खुशी है, जिसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले कई दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन खत्म कराया। 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में ड्यूटी दी थी, सेवा दी थी। उनको परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये था, एक आरपीएससी ने पर्याप्त समय नहीं दिया। पहले कभी 115 दिन का समय दिया, 120 दिन का समय दिया, लेकिन अब की बार सबसे कम 90 दिन का समय दिया था। इतना ही नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक में यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी कैलेंडर जारी करने की बात भी कही, जिससे ऐसा धरना प्रदर्शन दोबारा ना हो। हमने कैबिनेट में यह तय किया है, इनकी मांग को पूरा कर दिया, लेकिन ये मांग बार बार नहीं उठे, बार बार परीक्षा देने वाले धरना न दें, प्रदर्शन नहीं करें। इसको अवॉइड करने के लिए हमने सरकार आरपीएससी को कहेगी कि वो यूपीएससी की बात ही कैलेंडर जारी करे परीक्षा।
दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 और 28 जनवरी को किया जाना है। इसके खिलाफ प्रदेश भर में युवाओं ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान शुरू कर दिया था। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र सरकार के खिलाफ धरने पर भी बैठे थे और अभ्यर्थियों ने प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज कैबिनेट में डेट आगे बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। एक लंबे समय तक इस आंदोलन को चलाया गया, सरकार ने मांगे मान ली है। अब कितनी खुशी है, तैयारी का टाइम मिलेगा, अब धरना खत्म होगा। सर मेरे को तो दो ही खुशी से सबसे ज्यादा है। एक तो चाहिए कि मुझे 3 महीने से ज्यादा समय हो, और एक 2025 में जो लड़के आ रहे हैं उनके लिए कैलेंडर अभी से जारी होना चाहिए। मुझे दो खुशी के अलावा और खुशी नहीं। मैं आपको अपनी कड़ी में एक और बताता हूँ, ये आंदोलन खड़े करने वाले दीवार के पीछे थे, सामने कम थे। मेरे को तो सिर्फ 9 तारीख को आना था और मैं आया, यहाँ लोगों का मानस पड़ा कि मेरे से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। अगर मैं इस आंदोलन को सीरियस नहीं लिया तो ये 19,000 बच्चे हैं, ये अपना निराश हो जाएगा। फिर मैं कितनी खुशी है अब जब युवाओं की डिमांड पूरी हो गई, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब गवर्नमेंट लगातार हमें आश्वासन दे रही थी और आज हमारे वो आश्वासन ने हमें विश्वास में बदल दिया और हमारी अभी बस प्रेस नोट का वेट है, हमें 3 महीने से अधिक का समय मिले। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक के बाद में जो फैसला हुआ है उसके बाद में युवाओं में खुशी, और युवाओं का कहना है कि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए 3 से 5 महीने का समय मिले और सरकार यूपीएससी की तर्ज पर जो कैलेंडर जारी करे ताकि युवाओं को आने वाली भर्तियों में भी समय मिल सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल वॉर रूम में दिन भर मैराथन बैठकें आयोजित की गईं। एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पटेल के साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे। बैठक में लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों की तलाश और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नई ऊर्जा, नए जोश के साथ मैदान में उतरने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया। कांग्रेस ही लड़ेगी, ऐसे कोई गठबंधन की ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि बीजेपी से हमारा गठबंधन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जनादर है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कांग्रेस का। हो सकता है कुछ समय के लिए जाति, धर्म, क्षेत्रवाद कुछ समय के लिए चलेगा, लंबा नहीं चल सकता है, लेकिन इस देश में कांग्रेस का राज था और कांग्रेस ही राज कर सकती है और सबका विकास कांग्रेस। आप गठबंधन पक्ष में? नहीं, बिल्कुल पक्ष में नहीं। महापुरुषों के बाद अब नेताओं की मूर्ति भी प्रचलन में है। खासकर कोटा रिवर फ्रंट पर पूर्व सीएम और धारीवाल की मूर्ति की चर्चा हो रही है। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नेताओं को देखकर चौंकिए मत, ये सिर्फ पुतले हैं। पुतले किनके हैं इन्हें तो आपने पहचान ही लिया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पुतलों के पीछे भी बड़ा खेल खेला गया है। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, ये चंबल रिवर फ्रंट की है। मामला आपकी समझ में आ रहा होगा। इन मूर्तियों को रिवर फ्रंट पर लगाया जाता, लेकिन राजस्थान में सरकार बदल गई और पूर्व सीएम गहलोत और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बुत सिर्फ रखे ही रह गए। हालांकि कहा जा रहा है कि रिवर फ्रंट में सरकारी धन की जमकर लूट भी की गई है। कोटा में करीब 1500 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बना, लेकिन फिलहाल चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के कई मामले ऐसे हैं जिन पर विवाद गहराता जा रहा है। कोटा का चंबल रिवर फ्रंट करीब 1500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया, जिसमें नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ की तस्वीर भी दिखी, क्योंकि 4 मूर्तियों में 2 तो आपने पहचान ली होंगी, लेकिन 2 शायद समझ में नहीं आई होगी। एक मूर्ति कोटा नगर विकास न्याय के विशेष अधिकारी आरडी मीना और दूसरी शहर के विकास कार्य के आर्किटेक्ट अनूप भड़तरिया की है। मीना को धारीवाल का करीबी माना जाता है। साथ ही दोनों पर मोटा पैसा हड़पने का आरोप भी लगा है। इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं, अजर अमर। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा राजनीति में ठीक नहीं होती और इसकी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार से कराएंगे। अब जब मामला सुर्खियों में आया है और सरकारी धन की बर्बादी जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो मौजूदा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक्शन में नजर आ रहे हैं। पिछले 5 साल में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, विभिन्न मंत्रियों, मुख्यमंत्री के द्वारा
ये निश्चित है कि धन की भारी बर्बादी की गई है और उसी का परिणाम है कि राजस्थान पर कर्जे का भारी बोझ पिछले 5 साल में। अब तक आपने शायद महान स्वतंत्रता सेनानी या विशेष विभूतियों के बुत ही देखे होंगे, लेकिन कोटा में तो काम करने वालों ने और करवाने वालों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए सरकारी धन से अपने खुद के बुत भी बनवा लिए, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। अब इन पुतलों को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है और कई सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। मेड़ता सिटी नगर पालिका की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने विधायक लक्ष्मण कलरू की मौजूदगी में नगर पालिका चेयरमैन गौतम टाक के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान विधायक सारा घटनाक्रम देखते रहे। इस दौरान महिला पार्षद ने चेयरमैन गौतम टाक पर कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और मामले में एक युवक ने चेयरमैन के चेहरे पर माला फेंक कर मार दी। हंगामा बढ़ा तो चेयरमैन उठकर चले गए। इसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। पूरे मामले को महिला पार्षद और विधायक लक्ष्मण कलरू ने चेयरमैन गौतम टाक पर कई आरोप लगा दिए। दरअसल मेड़ता नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड है और अब विधायक भाजपा के हैं। ऐसे में पूर्व में हुई बैठकों में हुए हंगामे और आपसी बयानबाजी ने अब तूल पकड़ लिया है। चेयरमैन साहब हमारे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हम चेयरमैन बनने के लिए इतना गिर सकते हैं, तो इतना गिरना हमारे परिवार की शिष्टता नहीं है। और लेकिन नारी शक्ति का ये मेरा एक अकेली का अपमान नहीं था, ये समस्त नारी शक्ति का अपमान था। इसीलिए सभी नारी शक्ति और मेरे सारी पार्टी के मेंबर्स ने और मेरे पार्षदों ने मेरा साथ दिया और मैं अपने हक के लिए लड़ने के में कभी पीछे नहीं रहूंगी। हमेशा शहर के विकास के साथ थी। मैं चेयरमैन साहब से भी आज तक हमने कभी बदतमीजी से बात नहीं की और जो शब्द उन्होंने मेरे लिए निकाले वो मैं कतई सहन नहीं कर सकती हूँ, अपने लिए भी नहीं और किसी दूसरी नारी के लिए भी नहीं। और इधर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बजट चर्चा के दौरान भी आज हंगामा हुआ। दरअसल बजट पर चर्चा चल रही थी और बजट पास करने से पहले मेयर और डिप्टी मेयर आपस में उलझ गए। डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत ने कहा कि पिछली बार भी सरकार को बजट भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ के बजट पर पर्याप्त चर्चा का वक्त दिया जाना चाहिए। 22 जनवरी के बाद बैठक बुलाकर चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वित्त समिति पर भी सवाल उठाए। वहीं मेयर ने कहा कि वित्त समिति ने काफी अध्ययन के बाद बजट तैयार किया है। सदन के सभी सदस्य व्यवस्था कायम करें। कार प्रोत्साहित करने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक अनूठी पहल की है। कोटा में उन्होंने राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ टिफिन विद दीदी कार्यक्रम में साथ बैठकर भोजन किया। इस दौरान महिलाओं की सफलता की कहानियों को भी उन्होंने सुना और भविष्य के सपनों को जाना। उनकी प्रत्येक अभिलाषा पूरी हो, उसमें हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त भी किया। इक्कीस से 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या में लाखों की संख्या में कार सेवक जुट चुके थे। इनमें 2 सगे भाई थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1990 के अयोध्या गोलीबारी कांड में शहीद हुए कोठारी बंधुओं राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी की बहन पूर्णिमा कोठारी से न्यूज़ 18 राजस्थान ने खास बातचीत की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से शुरू हुई बातचीत 1990 के उस दिन तक पहुंच गई जिसकी बहन ने घोर निंदा की। जय श्री राम। आज पूरी अयोध्या नगरी राममय है, हर ओर जय श्री राम की गूंज है और राम लला जिनका 500 वर्षों तक इंतजार किया गया 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन आज का दिन किसकी वजह से आया, किन किन लोगों ने बलिदान किया, उनका जिक्र करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन कार सेवकों को अगर याद न किया जाए तो बेईमानी हो जाएगी। कुछ कार सेवक जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जान का बलिदान कर दिया, उन्हीं कार सेवकों में से एक उनकी बहन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोठारी ब्रदर्स को आप जानते होंगे, वो 2 भाई जिन्होंने राम मंदिर का सपना साकार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूर्णिमा कोठारी जी हमारे साथ है। पूर्णिमा जी, लंबा इंतजार 33 सालों तक, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण तो न्यौछावर कर दिए लेकिन आपको इंतजार करना पड़ा। आज वो दिन आ गया है, कैसा महसूस कर रही हैं? जय श्री राम। आज 33 वर्ष पश्चात ही सही ये शुभ दिन आया है
और ऐसा लग रहा है कि प्रभु की असीम कृपा बरस रही है। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबसे ज़्यादा ये खुशी महसूस हो रही है कि मेरे भाइयों ने जिस राम मंदिर, राम जन्मभूमि हेतु बलिदान दिया, आज वहाँ प्रभु भव्य मंदिर पे अपनी दिव्यता के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूर्णिमा जी, बिल्कुल खुशी तो होगी ही। एक लंबा इंतजार निश्चित तौर पर सभी को करना पड़ा, लेकिन आज भव्य राम मंदिर भी तैयार है और ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 4 दिन बाद जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान भी हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं पूर्णिमा जी जो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, उनका अस्तित्व नहीं है। जब इस तरीके के बयान सुनती हैं, क्योंकि आपके दोनों भाइयों ने प्राण न्यौछावर कर दिए उन्हीं श्री राम के लिए, कैसा महसूस करती हैं आप? मुझे तो उन पर हंसी आती है कि भारत देश में रहकर हम रामकृष्ण के अपने आप को संतान कहते हैं, और भारत देश में रह के वो भी आज, मैं अब क्या बोलूं, उन्हें भी वो अपने आप को कहते हैं हम यादव वंश से है, ये है वो है। हिंदू बताने में कभी जनेऊ भी कुर्ते के ऊपर पहन लेते हैं अपने आप को हिंदू बताने के लिए। तो ये उनकी एक, मैं कहूँ कि उनकी बचकानी हरकतें हैं। राजनीति भी नहीं है। राजनीति अगर होती ना तो आज सही मायने में राजनीति वो समझ पाते जो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू है, वो उन्हें ही नाखुश करने में लगे हुए हैं। तो वो राजनीतिज्ञ भी नहीं है। राजनीतिज्ञ होते तो वो हिंदुओं के मर्म को पकड़ते। उन्होंने हिंदुओं का मर्म नहीं पकड़ा, वो अपनी गाथा गाते रहे। और राम काल्पनिक है, कृष्ण कुछ नहीं है, वो तो खाली गौए चराते थे और रास रचाते थे, माखन खाते थे। अब देखिए रामकृष्ण के वंशजों ने क्या कर दिया। सारे विश्व को एक राम मंदिर का अनोखा सा संदेश गया है। ये जो राम मंदिर आज अपनी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है, ये सारे विश्व को एक संदेश जा रहा है कि ये रामकृष्ण का देश है और यहाँ रामकृष्ण को मानने वाले ही रहेंगे। अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है। सिर्फ अयोध्या नहीं, मैं तो पूरे देश में बोलूंगी, भारत में बोलूंगी कि भारत में रहना है तो रामकृष्ण और महादेव ही कहना है। आपके दोनों भाइयों शरद कोठारी और राजकुमार कोठारी ने रामकुमार कोठारी ने चूंकि अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, आज के दिन उन्हें बहुत याद किया जा रहा है। आपको भी बहुत याद आ रही होगी दोनों भाइयों की। ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 33 वर्ष पश्चात उनके बलिदान को जो सार्थकता मिली है और उससे भी ऊपर उन्हें जो सम्मान मिला है, ये मुझे बहुत दिल से, जिसको मैं बोलूँ, वो भिगो रहा है मुझे। क्योंकि मैंने भाइयों को जाते हुए देखा है, माता पिता को उनके लिए रोते हुए देखा है और उनके बलिदान को जीते हुए। तो प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त रामलला की नगरी अयोध्या में मौजूद है। ये सीधा हम उन्हीं से ही बात करते हैं। तो प्रियंका, साफ तौर पर देखने में सामने आ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की छवि और झलक यहां अयोध्या में भगवान राम की नगरी में देखने को मिल रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, हर कोई जिसको अवसर मिल रहा है वो यहां पर पधारा है। बिल्कुल रविंद्र, पूरे इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया की कहिए, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ भारत से बल्कि विदेश से भी भगवान श्री राम के भक्त आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं और राम की नगरी आज राममय हो गई है। और जिस तरीके से तस्वीरें लगातार हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं अयोध्या नगरी से, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम की गूंज है। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद है, जहाँ पर बेहद ही अद्भुत खूबसूरत अलौकिक नजारा निकलकर सामने आ रहा है। और 22 तारीख को लेकर बेहद खास तैयारियां यहाँ पर। रविंद्र, कुछ खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उज्जैन से महाकाल के भक्त आज राम नगरी में पधारे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण है नाम हमारा। श्री कृष्ण का रूप धारण किया आपने, इसके पीछे क्या है वजह? क्या है कि मैं बचपन से भक्ति करता था, तो महाकालेश्वर में भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया कि ऐसा बन के भक्ति करूं और प्रचार करूं भगवान कृष्ण का। श्री राम की भक्ति में कितना मजा आ रहा है? आपको ताज्जुब होगा। एक तो यहाँ पे अमृत बरस रहा है, और सारे जितने भी लोग आए हैं, ये पता, ये ऐसे वैसे लोग नहीं है यहाँ पे घूम रहे हैं। ये जो त्रेता के लोग हैं, जब त्रेता में रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास भोग कर आए थे और उन जब सिंहासन पर बैठ रहे थे, उस समय खुशी मना रहे थे, वही के वही लोग यहाँ पे कलयुग में खुशी मना रहे हैं। कितने भगवान श्री राम के लिए कोई भजन?
भगवान राम के लिए। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। क्या बात है, क्या बात है। राम चाहे श्याम दोनों एक ही नाम है और सभी प्रभु श्री राम के ही नाम है। आप लोग कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से आ गए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में? अयोध्या में अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे अभी वातावरण तो भव्य और दिव्य भी है, क्योंकि सब पूरा अयोध्या तो राम का ही है, लेकिन अभी सब लोग राम के नाम से सब राममय है। यस, सब राममय है। यहाँ पर आके धन्य हो गए। आप अयोध्या से हैं? जी जी, सब राममय है। एकदम अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, एकदम बहुत बढ़िया है। हो जाए जय श्री राम। जय श्री राम। तो रविंद्र, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से जय श्री राम की गूंज, और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह पर पहुंच रहे। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, जहां से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से 22 तारीख को लेकर भव्य तैयारियां। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, नरेंद्र मोदी से परिवार के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल बच्चे भी हैं। कोशिश करते हैं जरा बातचीत की। कहाँ से हैं आप लोग? अयोध्या से। अयोध्या से है। क्या बेटा, कैसा लग रहा है? अभी कुछ बदला सा लग रहा है? बदला सा लग रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बदलाव आ गई है, अच्छी है। लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, विकास हुआ है यहाँ पर। बहुत अच्छा विकास। अच्छा, वर्षों पुराना सपना, भगवान श्री राम को मंदिर में। हम तो यहीं की पैदाइश हमारी, यहीं की पैदाइश जी। तो अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा, भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं। माना की पुरानी बातें थी ना, अब नए रंग है। जी हाँ, तो प्रियंका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच अयोध्या में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में पूरा देश राममय हो गया है। 22 जनवरी को यादगार बनाने के लिए इस दिन को हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहा है। रामलला की दीवानगी ऐसी है कि कुछ परिवार चाहते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनके घर भी भगवान पधारें। यानी कि कई गर्भवती महिलाएं 22 जनवरी को ही डिलीवरी करवाना चाहती हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। गर्भवती महिलाओं की बस एक ही तमन्ना, 22 जनवरी को घर में पधारे मारे लाल। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अंगना में गूंजे किलकारी। डॉक्टरों से डिलीवरी कराने की कर रही गुजारिश। जी हां, 22 जनवरी का दिन बेहद खास होने जा रहा है। 500 साल के इंतजार के बाद रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भारत के साथ दुनिया के कई देशों में इस दिन के लिए विशेष आयोजन होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि असली दिवाली इसी दिन होने वाली है। इसके लिए देश भर के मंदिरों में साफ सफाई, बाजारों में सजावट, घरों में तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। आलम यह है कि कोई भी इस दिन को खास बनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। यही कारण है कि कई गर्भवती महिलाएं इस दिन अपनी डिलीवरी का प्लान कर रही हैं। जिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है, वे डॉक्टर से 22 जनवरी को डिलीवरी कराने की गुजारिश कर रही हैं। वैसे तो मेरी डेट 24 की है, लेकिन हमारे घर वाले चाहते हैं कि अपन 22 तारीख को कराएं। 2 दिन बाद कराएं तो 2 दिन पहले कराएं, उससे राम भगवान हमारे घर में आए। डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सब ठीक है। मन में ऐसी फीलिंग आ रही मेरे तो 22 को ही हो, सभी यही चाहते हैं कि 22 जनवरी को ही हो। गर्भवती महिलाओं की इन डिमांड्स को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि तय समय के अनुसार ही डिलीवरी होती है। अमूमन किसी भी गर्भवती महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराने को ही प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन महिलाओं की गर्भावस्था की जटिलताएं देखते ही सिजेरियन डिलीवरी का निर्णय लिया जाता है। डॉक्टर वंदना का कहना है कि गर्भवती के सुरक्षित होने के बाद ही उनकी मर्जी के अनुसार डिलीवरी का सुझाव दिया जाता है।
हम लोग इसको लेके खुद होकर राय नहीं दे रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें वो अपने ज़िंदगी के एक महत्वपूर्ण क्षण को 22 जनवरी के ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ और उमंग के साथ जोड़ना चाहते हैं। पर डॉक्टर होने के नाते हमारा फर्ज सिर्फ इतना होता है कि हम उनको मेडिकली देखते हैं कि ये जच्चा और बच्चा उस वक्त सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, ये सुरक्षित प्रसव होगा कि नहीं। यदि बच्चा उस समय तक मैच्योर हो गया है गर्भ में, तभी हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि आप और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल राजस्थान के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।